तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एलिप्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने सर्कल्स और पैराबोला को पूरे डिटेल में पढ़ा ना, आज एलिप्स की बारी है। एलिप्स की एक एक टर्म मैं एकदम आसान और स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो एलिप्स होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने सर्कल के बारे में आपको बताया था ना कि किसी भी एक पॉइंट को अगर आप फिक्स कर दो और बाकी सारे पॉइंट्स आप बनाते चले जाओ, बस रिक्वायर्ड इज कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से अगर आप दो पॉइंट्स को फिक्स कर दो और सारे पॉइंट्स बनाओ ताकि इन दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम इक्वल हो जाए, ठीक है ना। मतलब मान लो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया नंबर 1 और दूसरा पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया नंबर 2। पहला मैंने एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया, इसका यहां से जो डिस्टेंस था वो 2 था और यहां से जो डिस्टेंस था वो 3 था, मतलब इनके डिस्टेंस का सम क्या था, 2 + 3 = 5। अब मेरे से किसी ने बोला कि एक और पॉइंट आप ड्रॉ करो ताकि इसी तरह से डिस्टेंस का सम कितना रहे, 5 ही रहे। तो मैंने वो दूसरा पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया। अब क्या हो गया, अब यहां से जो डिस्टेंस है वो 4 हो चुका है और यहां से जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका है, मतलब 1 हो चुका है। तो फिर दोबारा हमारा 4 + 1 विल बिकम 5। अब इसी प्रकार मैंने जब यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमने यहां से नोटिस किया कि यहां से जो डिस्टेंस है अब की बारी 4.5 हो गया और यहां से जो डिस्टेंस है वो अब की बारी 0.5 हो गया, ठीक है ना। तो फिर दोबारा हमारा सम कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह के जब सारे के सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो एलिप्स की इंट्रोडक्शन तो हो गई भाई। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसका कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है जी। तो बेसिक बात हमने कर ली। अब बेसिक बात करने के बाद जोड़ जोड़कर हम बाकी की सारी बातें करते हैं। देखो बेटा, एलिप्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ इस तरह का होता है, एक एलिप्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये वाला जो एलिप्स है, इस एलिप्स को हम ऐसा मानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और इस प्रकार के एलिप्स को हम बोलते हैं ये एक वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड दिस इज वर्टिकल एलिप्स, ठीक है ना। तो अगर इस एलिप्स के बारे में मेरे को कोई बोले कि इसका मेजर एक्सिस कहां पर लाई करता है, तो देखो बेटा ये एलिप्स जो है ना ये एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है, तो इसका मेजर एक्सिस कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, ठीक है ना। और ये वाला एलिप्स जो है ये कहां पर लेटा है, ये वाई एक्सिस पर लेटा है, तो इसका मेजर एक्सिस कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, ठीक है। और सिमिलरली एक होता है हमारा माइनर एक्सिस, इस एलिप्स का माइनर एक्सिस कहां पर लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा, क्योंकि इस तरफ डाया क्या है, छोटा है ना, इस तरफ हमारा डिस्टेंस स्मॉल है तो दिस इज आवर माइनर एक्सिस, और इस तरफ हमारा डिस्टेंस लॉन्ग है तो दिस इज आवर मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई आपको दो बातें, एक होती है मेजर एक्सिस, दूसरी होती है माइनर एक्सिस, ठीक है ना। सिमिलरली दिस इज आवर मेजर एक्सिस इन दिस केस, और यहां पर ये है हमारा माइनर एक्सिस, ठीक है। अब मेजर एक्सिस के ऊपर हमेशा दो पॉइंट्स लाई करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम फिक्स्ड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं फिक्स्ड पॉइंट्स को हम बाद में फोकस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाद में क्या, हम अभी इसको फोकस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझते हैं कि ये वाला जो हमारा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका एक फोकाई यहां पर लाया करता है और दूसरा फोकाई यहां पर लाया करता है। एंड सिमिलरली वर्टिकल वाले एलिप्स का एक फोकाई यहां पर लाया करता है और दूसरा फोकाई यहां पर लाया करता है। अब बेटा याद रखना, ये वही दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिनका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब भले ही मैं ये वाला पॉइंट लूं, भले ही मैं ये वाला पॉइंट लूं, यहां से जो इसका डिस्टेंस है और यहां से जो इसका डिस्टेंस है, इसका सम क्या होगा, सेम, एज कंपेयर टू यहां से जो इसका डिस्टेंस है और यहां से जो इसका डिस्टेंस है। मतलब मैंने ये वाले पॉइंट को P बोल दिया और ये वाले पॉइंट को Q बोल दिया, ठीक है। तो PF1 + PF2 किसके बराबर रहेगा, QF1 + QF2, ठीक है। इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबके साथ में सेम ही सिचुएशन होगी, सम ऑफ द डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। अब बेटा हमने ना दोनों एलिप्स के बारे में
कुल मिलाकर 6 चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करनी होती है अबाउट सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या होता है? ये जो पॉइंट जहां पर इसका माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट होकर जा रहा है ना, ये वाला पॉइंट कहलाता है सेंटर। ठीक है ना, और अभी के लिए इन दोनों एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन माना जा रहा है, तो 0,0 को हम मान रहे हैं इसमें सेंटर, 0,0 को सेंटर। ठीक है ना, तो हमारा सेंटर क्या है? 0,0 इस प्रकार। ठीक है, अगली बात आ जाती है इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, अब बेटा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, पर इसके बारे में एक दो और बातें आप जान लो। ये जो मेजर एक्सिस होती है इसकी लेंथ होती है कुल मिलाकर 2a, मतलब इसकी ये वाली लेंथ मानी जाती है 2a के जितनी, और ये जो माइनर एक्स होती है इसकी लेंथ मानी जाती है 2b के जितनी। ठीक है ना, ये वाली लेंथ होती है 2b। तो एज ऑब्वियस ये जो मेजर एक्सिस है, अगर इस पूरे की लेंथ 2a जितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ओनली a। एंड सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी? ओनली a। ठीक है ना, तो इसी प्रकार मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि अगर ये ओरिजिन है तो इसके एकदम सामने अगर मैं a डिस्टेंस चलूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? a,0। अब इसी तरह से ओरिजिन के पीछे अगर मैं a डिस्टेंस चलूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -a,0। इसी प्रकार अगर यहां से लेकर यहां तक की हम लेंथ की बात करते हैं, मतलब ये वाली अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, ये कितनी है? 2b। ठीक है ना, तो ओनली फ्रॉम द ओरिजिन टू टॉप की अगर हम बात करें, ये कितना डिस्टेंस हो जाता है? ये b डिस्टेंस हो जाता है, और यहां से लेकर नीचे तक का जो डिस्टेंस हो जाता है वो अगेन b हो जाता है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा? 0,b, और इस वाले को मैं कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा? 0,-b। ठीक है, तभी तो टोटल डिस्टेंस बना ना 2b। तो अब आपको पता लग गया कि मेजर एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वाले में, मतलब इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, मेजर एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 2a। इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट माइनर एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में ये लाई करता है y एक्सिस पे, और इसकी बेटा लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 2b जितनी। ठीक है ना, तो आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। तो 3 चीजें आपको पता लग गई। अब चौथी चीज का हम नाम रखते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, अब ये बेटा इसेंट्रिसिटी क्या होता है? देखो, इसेंट्रिसिटी को समझने से पहले मैं आपको ये फोकस के बारे में समझाने जा रहा हूं। देखो, जैसे ये हमारा एक एलिप्स है ना, इस एलिप्स के ये सेंटर से जब मैं इधर की तरफ बढ़ता हूं तो इसके बीच में 2 फोकस आते हैं, मतलब ये है F1 और ये है F2। सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा C कहलाता है। इसी तरह से ये वाले सेंटर से लेकर ये वाले फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो अगेन क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। तो मतलब एज ऑब्वियस अगर मैं आपको बोलूं कि F1 से लेकर F2 तक का कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? C + C दैट इज 2C। समझ गए ना? तो F2 की यदि मैं बात करूं, ये F2 क्या होएगा? C,0। F1 की यदि मैं बात करूं, ये F1 क्या होएगा? -C,0। ठीक है ना, तो C एक डिस्टेंस होता है, जैसे A डिस्टेंस होता है मेजर एक्सिस की हाफ ऑफ द लेंथ का, B डिस्टेंस होता है माइनर एक्सिस की हाफ ऑफ द लेंथ का, उसी प्रकार बच्चों C डिस्टेंस होता है फोकाई तक का डिस्टेंस वर्टेक्स से। ठीक है ना, मतलब सेंटर से फोकाई तक का डिस्टेंस होता है C। ठीक है, तो अगर कभी भी हमसे कोई बोलता है ना इसेंट्रिसिटी बताओ, बेटा इसेंट्रिसिटी एक कंपैरिजन होता है इस C और इस मेजर एक्सिस की लेंथ के बीच में। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये C है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो A है। आपको दिख ही रहा है कि A बड़ा है C के कंपैरेटिवली। अगर कोई आपसे पूछे कि C जो है वो कितना को छोटा है इन कंपैरेटिव टू A, तो
तो आप समझ लेना वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसेंट्रिसिटी पूछ रहे हैं। तो बेटा इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कंपैरिजन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसीलिए इसेंट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, सी अपॉन ए। आगे चलकर इसेंट्रिसिटी के मैं और भी आपको फॉर्मूलाज बताता हूं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, और इसेंट्रिसिटी की जो डिनोशन है वो हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज होती है हमारे वर्टिसेस। अब आप देख ही सकते हो ये जहां पर हमारा एलिप्स शुरू हो रहा है और जहां से हमारा एलिप्स खत्म हो रहा है, मतलब जहां से शुरू हो रहा है जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या नाम देते हैं, वर्टिसेस, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस क्या है इसके वर्टिसेस हैं a,0 एंड दूसरे हैं -a,0, तो हम यहीं पर लिख देते हैं +-a,0 इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है जी। तो सेंटर भी जान लिया, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस सब जान लिए। इसी के ही साथ में फोकस की भी एक बारी बात कर लेते हैं। तो फोकस हमारा क्या होता है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो फोकस को, इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, -c,0 और इसको मैं क्या बोलूंगा, c,0। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, +-c,0। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 की 6 चीजें आपने समझ ली हैं किसी भी एलिप्स के विषय में, ठीक है। तो अगर इस एलिप्स की हम बात करें, मतलब वर्टिकल वाले एलिप्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उसके लिए भी सब कॉमन है, बस इसमें वर्टिकल ही हो जाएगा। जरा करके देखते हैं फटाफट कितना को मुश्किल है, ठीक है। ओके, दिस वन इज आवर मेजर एक्सिस। तो सबसे पहली चीज हमें इसमें पता करनी है सेंटर। तो भाई साहब सेंटर कितना है, सेंटर तो अगेन 0,0 ही है इसमें भी, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है, मेजर एक्सिस, ठीक है ना। ध्यान देना इस केस में मेजर एक्सिस 2a थी और इस केस में भी वो 2a ही होगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 2a ही है। तो सेंटर से अगर मैं ऊपर तक की बात करूं, दैट विल बी 0,a। दिस टाइम इट विल नॉट बी a,0 क्योंकि अब y एक्सिस पर है तो वो क्या होगा, 0,a। और नीचे की अगर मैं बात करूं, दिस विल बी 0,-a, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस हमारी अब की बारी कहां पर लाई कर रही है, अलोंग y एक्सिस, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी बच्चों लेंथ है 2a के बराबर। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं माइनर एक्सिस की। माइनर एक्सिस किधर है, अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और उसकी बच्चों लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 2b जितनी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी लेंथ है ये 2b जितनी है। तो फॉर दैट रीजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली लेंथ b हो गई और ये वाली लेंथ अगेन b हो गई, ठीक है ना, वेरी सिंपल। ओके, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, सेंटर हो गया। अब बारी आ गई एसेंट्रिसिटी की, ठीक है ना। देखो एक फोकाई यहां लाई करता है, एक फोकाई यहां लाई करता है। इस वाले फोकाई को हम क्या बोल सकते हैं, 0,c। इस वाले फोकाई को क्या बोल सकते हैं, 0,-c, ठीक है ना। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई इन रिस्पेक्टिव टू सेंटर टू मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस है फोकाई का विद रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, ये क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी कहलाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ओके, अगली बात आ जाती है हमारे वर्टिसेस की। हाँ भाई, अब की बारी वर्टिसेस तो हमारे बदल गए हैं ना, वर्टिसेस हमारे बन गए हैं 0,+a एंड 0,-a। तो वर्टिसेस विल बिकम 0,+-a। लास्ट थिंग दैट इज ऑफ फोकाई। फोकस की अगर मैं बात करूं तो फोकस क्या होता है, 0,c एंड 0,-c। तो ये हो जाएगा 0,+-c, ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगा 2c के बराबर, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के एलिप्स आपने ढंग से देख लिए, उनके साथ में रिलेटेड टर्म्स भी आपने सीख ली, मतलब टर्म्स भी सीख ली, एलिप्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपने सीख लिए। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है जी। ओके, अब बारी आती है कुछ कैलकुलेशंस करने की। देखो एक दो डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस कह लो या एक दो फॉर्मूले हैं जो ना क्वेश्चंस में यूज होते ही होते हैं। सीबीएसई वाले जानबूझकर वो कॉम्प्लेक्सिटी वाले फॉर्मूलेस को यूज करने वाले क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा
उनको सीखने के बाद वो कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद में अगली बात हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैं आपके साथ में कैलकुलेशन करने वाला हूं, दैट इज द फॉर्मूला विच इज इन रिलेटेड टू ए, बी एंड सी। ठीक है, मान लिया जाए आपके पास में एक एलिप्स है कुछ इस प्रकार का, मैं मेजर वाला ही ले रहा हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला ही एलिप्स में ले रहा हूं, कुछ ऐसे का आपके पास में एलिप्स है। बेटा इस एलिप्स का ये वाला जो पॉइंट है इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, इस एलिप्स का ये वाला जो पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलते हैं ओ, और इस एलिप्स का ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बेसिकली इसको हम सी कॉमा माइनस सी कॉमा 0 बोलते थे, इसको हम सी कॉमा 0 बोलते थे। ये हमारा होता था फोकस 1, ये हमारा होता था फोकस 2, ये था हमारा सेंटर। ठीक है जी, तो मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर मान लिया, ये पॉइंट है क्यू। क्योंकि एलिप्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हुई है कि जो भी पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर लाई करेगा उसका डिस्टेंस इस फोकस से और इस फोकस से क्या होएगा, सेम होएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं सेंटर से लेकर इस फोकाई तक का जो डिस्टेंस है ये सी है, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, बी है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाऊं, यहां पर पाइथागोरस लगा दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में ये आ जाएगा कि F1 एंड Q का जो स्क्वायर होएगा दैट विल बी इक्वल टू OF1 का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, OF1 होएगा C स्क्वायर, OQ क्या होएगा, B स्क्वायर। तो हमारा F1 से लेकर Q तक का कितना डिस्टेंस होएगा, अंडर द रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, इसी प्रकार यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, C है, यहां से यहां तक का भी क्या है, B है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। गॉट इट, ओके। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा ये पॉइंट शिफ्ट होकर ये हो जाए, तो अगर ये वाला पॉइंट मैंने शिफ्ट होकर यहां पर कर दिया तो भी हमारा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस रहेगा तो इसके ही बराबर ना। ठीक है ना, मतलब थोड़ी और हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। देखो F1 से लेकर Q तक का डिस्टेंस आपका आ चुका है, दैट इज C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब F1Q ये है। इसी तरह से F2Q कितना है आपका, अंडर द रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं कि F1Q प्लस F2Q करो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर F1Q है हमारा अंडर द रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड F2Q क्या है हमारा, F2Q है अंडर द रूट ऑफ अगेन C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज वन थिंग विच वी हैव डन। ठीक है ना, अब क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट आ रहे हैं, यदि इसके ऊपर अंडर रूट आ रहे हैं तो मैं इसके स्क्वायर्स कर लेता हूं। ठीक है ना, तो अगर मैंने F1Q का स्क्वायर किया प्लस F2Q का स्क्वायर किया तो वो किसके बराबर आया, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बन गया हमारा 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। ठीक है ना, F1Q का स्क्वायर प्लस F2Q का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है ना, अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूं। कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर दो चीजों का मतलब अगर A प्लस B आपस में बराबर है, मतलब A प्लस B इक्वल है C प्लस D के, तो A प्लस B का मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर B किसके बराबर होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमारा रूल है।
तो अगर दो चीजों का सम आपस में बराबर है तो उनके रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स का सम भी आपस में क्या होएगा, बराबर ही होएगा। ठीक है ना। तो f1q का स्क्वायर प्लस f2q का स्क्वायर हमारा बन गया ये, इन दोनों में से मैंने 2 को ले लिया कॉमन, ये आ गया c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने कहीं और ले लिया, मतलब यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, या फिर यहां भी ले सकता हूं। ठीक है ना। अगर मैंने ये q वाला पॉइंट यहां पर ले लिया, मतलब इसको मैंने p बोल दिया, तो अब p के लिए भी सेम रूल अप्लाई है कि f1 से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है, मतलब f1 से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है प्लस f2 से लेकर जो p तक का डिस्टेंस है वो बराबर होएगा, किसके बराबर होएगा, f1 से लेकर q तक का डिस्टेंस प्लस f2 से लेकर q तक का डिस्टेंस। अब क्यों बराबर होएगा, क्योंकि q भी इसका पॉइंट है और p भी इसका पॉइंट है। कोई भी पॉइंट अगर आता है उससे जो डिस्टेंसेस हम लेते हैं दोनों फोकाई से, वो हमेशा क्या होने चाहिए, वो हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है जी, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार हमारे पास में f1q के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर मैं ओनली f1q प्लस f2q करता हूं, वो किसके बराबर आ गया, 2 अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं f1p प्लस f2p की। ठीक है बेटा, f1 अब की बारी स्क्वायर लेने की आवश्यकता नहीं है। f1p प्लस f2p की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा f1 से लेकर p तक का कितना डिस्टेंस होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो है हमारे पास a, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है c, तो f1p विल बी c प्लस a प्लस f2p विल बी इक्वल टू, f2p क्या होएगा, इस पूरे a में से इस c को कर दो माइनस। ठीक है ना, मतलब a में से माइनस कर दो c को, ये आ जाएगा f2p। ठीक है ना। तो इसको जब मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आ गया, ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास में आ गया c से कट गया c, a प्लस a इज 2a। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो हमारा f1q प्लस f2q क्या आया था, हमारा f1q प्लस f2q आया था 2 टाइम्स अंडर द रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। और यही किसके बराबर होगा, f1p प्लस f2p के बराबर होएगा, और f1p प्लस f2p क्या आएगा, 2 टाइम्स a। तो 2 से कट गया हमारा 2, तो अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होएगा, a के बराबर होएगा। ये आ गई हमारी कैलकुलेशन। ठीक है ना। अब स्क्वायर्स की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया था कि अगर कभी भी बेटा रूट्स आ जाते हैं ना तो डोंट हेजिटेट, आप इस तरह से स्क्वायर्स कर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहुत बारी हमने करनी भी है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चंस करते समय ऐसे ट्रिक्स हमें यूज करने पड़ते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। ठीक है ना, अभी तो हमारा नॉर्मली ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो हमें एक ऐसा रिलेशन मिल गया जिस रिलेशन में a, b और c तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। तो अब देखो, मान लो आपको किसी ने a और b की वैल्यू दे दी और c पूछ लिया, तो आप क्या जानते हो, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसका रूट आप हटा दोगे और a के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो c स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अंडर एस्टिमेट ना करना। पेपर में आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो c स्क्वायर मतलब फोकाई तक के डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है जितना पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर है माइनस जितना पूरे माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर है। ठीक है ना। ये हमने निकाला कैसे, पहले मैंने एक पॉइंट यहां मान लिया, मतलब माइनर एक्सिस के एंड पे, दूसरा पॉइंट मैंने मेजर एक्सिस के एंड पे मान लिया। अब क्योंकि दोनों ही पॉइंट से फोकाइस के डिस्टेंस का जो सम है वो सेम आना चाहिए, मतलब दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो वही करके मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, ओके। एक कैलकुलेशन तो हमने कर ली, इसको हम रिकॉर्ड्स में भी अपने शामिल कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ही बहुत है। दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चंस करते समय मैं आपको इसको यूज करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको इसमें कैलकुलेट करनी है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है ना, वही लेटस रेक्टम है जो आपको मैंने पैराबोला में भी सिखाया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम करते हैं।
ठीक है जी, मान लिया जाए आपके पास में कोई ऐसा एलिप्स है और इसके दो फोकाइज प्रेजेंट है, वन इज F1 एंड अनदर वन इज F2। लेट अस सपोज कि इस F2 में से एक लाइन पास हो रही है और वो एलिप्स के दो पॉइंट्स को टच कर रही है। एक लाइन जो फोकस में से पास हो रही है और एलिप्स के दो ऑपोजिट पॉइंट्स को टच कर रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है जी, ये लेटस रेक्टम को मैंने उसमें शामिल नहीं किया था, वो जो टर्म्स थी, क्योंकि मैं इसको अलग से एकदम डिटेल में बताना चाहता था। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट है हमारा सेंटर। सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो सारी दुनिया जानती है, वो तो C होता है, मतलब C,0 होता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इस फोकस से लेकर टॉप तक की जो लेंथ है वो L है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा C, L। एंड अगेन अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? C x एक्सिस में चला हुआ है, माइनस L y एक्सिस में चला हुआ है, तो दिस विल बी C, -L। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A, तो C की वैल्यू क्या होगी? A × E। ठीक है ना, कोई शक नहीं है किसी को। तो मैं चाहूं तो इस C की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं AE, L, इस तरह से। ठीक है, अब लेट अस सपोज हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है वो इस तरह से दी हुई है। अब एलिप्स की इक्वेशन की हमने अभी तक डिस्कशन नहीं की है। ठीक है ना, तो इसकी आगे डेरिवेशन करने से पहले फटाफट इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा हमारा जो एलिप्स होता है ना, मतलब ये वाला जो एलिप्स होता है, इस एलिप्स की इक्वेशन होती है x² + y² b² = 1। याद रखना बस इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। A स्टैंड्स फॉर मेजर एक्सिस हाफ लेंथ, B स्टैंड्स फॉर माइनर एक्सिस हाफ लेंथ। ठीक है जी, तो x² + y² b² हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एंड सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि ऐसे के एलिप्स की इक्वेशन बताओ, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन बताओ, क्योंकि वर्टिकल वाले एलिप्स में जो मेजर एक्सिस होता है वो किधर लाई करता है? वो लाई करते हैं y एक्सिस पर, तो इसीलिए y² के नीचे आ जाएगा आपकी बारी A² प्लस x² के नीचे आ जाएगा b² = 1। तो भाई साहब एक सेकंड में आप पहचान जाओगे ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। कैसे? मान लो अगर किसी ने आपको दिया है इक्वेशन x² + y² 5² = 1। आप देख सकते हो ना, y के नीचे का नंबर बड़ा है। ठीक है ना, अगर y के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये तो क्लियर हो गया, ये कौन सा एलिप्स है? ये वर्टिकल एलिप्स है। तो अगर यही इन्होंने दिया होता x² 5² + y² 3² = 1, तो ये कौन सा एलिप्स था? ये x एक्सिस वाला एलिप्स था। मतलब दिस इज दिस वन एंड दिस विल बी दिस वन। ठीक है ना, ओके। तो एलिप्स की इक्वेशंस तो आपको पता लग गई। x² A² + y² b² इज ऑलवेज एंड ऑलवेज = 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें x और y क्या होता है? मतलब x² A² + y² b² = 1। इसमें x और y क्या होता है? कोई भी पॉइंट जो एलिप्स पर आ रहा है ना, उसको आप क्या बोल सकते हो? x और y। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या AE, L भी x और y है? जी हाँ, ये भी तो एलिप्स पे ही आ रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो x एंड y। ठीक है ना, ओके। अब शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये भी एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो भाई साहब इसकी इक्वेशन भी क्या होगी? x² A² + y² b² = 1, क्योंकि हम जानते हैं कि AE, L lies on this ellipse। ठीक है ना, तो AE, L इस एलिप्स पर लाई करता है, तो ये क्या बन जाएगा? A² E² A² + L² b² = 1। ठीक है ना, तो ऐसे में A² से कट गया A², तो बेटा L² b² किसके बराबर आ जाएगा? 1 - E² के बराबर। तो L² की वैल्यू क्या आ जाएगी? b² × 1 - E²। ठीक है ना, तो देखो L की वैल्यू तो आ चुकी है आपके पास। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी बात करते हैं
भाई साहब हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि c किसके बराबर है, c अपॉन a है e के बराबर, तो c अल्टीमेटली किसके बराबर है, a इंटू ई के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कर दूं तो c का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब मैंने इसेंट्रिसिटी के आगे 1 माइनस डाला, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के भी आगे क्या आएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आ गई ना बात। तो आपको पता लग गया कि 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब याद करो वो फॉर्मूला, हमारा स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है ना। उसमें क्या बोला था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं चाहूं तो बी स्क्वायर को इधर भेज सकता हूं और सी स्क्वायर को इधर। तो हमारा ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद मैं ए स्क्वायर के प्लेस पर भर देता हूं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से कट गया सी स्क्वायर, तो हमारा बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। अब बिंदास हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा करने के बाद बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो जाएगा कंबाइन, दिस विल बिकम बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो ओनली लेंथ की क्या वैल्यू आ गई, ओनली लेंथ की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए। अब भाई साहब एक बात आप देखो, लेंथ जो मैंने ली थी वो सिर्फ यहां से यहां तक ली थी, और पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक माना जाएगा लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो अगर मेरे से कोई पूछे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो किसके बराबर होएगा, वो होएगा L प्लस L, मतलब 2L के बराबर। मतलब उसको मैं क्या लिखूंगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक हो गया। तो एक नई चीज हमने निकाल ली कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है इन द केस ऑफ एलिप्स वो किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। और पैराबोला में वो किसके बराबर थी, पैराबोला में वो 4 टाइम्स ए के ही बराबर थी, बस। तो इसी के साथ में सारी बातें कंप्लीट होती हैं। एलिप्स बच्चों आपको आ गया अगर आपने ये सारी बातें सीख ली हुई हैं मेरे से, ठीक है ना। अब चेक करते हैं जरा क्वेश्चंस करके कितना आया हमें, ठीक है। और एक्चुअल में मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं, मतलब बस फॉर्मूले का हेर फेर होता है, ये आना चाहिए आपको। और यदि आपने ये दोनों डेरिवेशन सीख ली हुई है तो वो भी नहीं आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ओके, अब पहला क्वेश्चन रीड कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axes are along the coordinate axis, vertices are along this, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस करने ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस को मत स्किप किया करो, वहां से करना ही नहीं आएगा आपको। जब इतना आपने सुन ही लिया है तो क्वेश्चंस भी सुन लो, क्वेश्चंस करने में क्या हर्ज है, ठीक है ना। क्वेश्चंस करके सबको पक्का हो जाएगा कि हमें आ चुका है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose axes are along the coordinate axis, ठीक है जी। वर्टिसेस कितने दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस माइनस 5,0। तो ऑलरेडी हमने वर्टिसेस से ही पहचान लिया कि ये तो किस एक्सिस पर लाई करने वाला एलिप्स होगा, एक्स एक्सिस पर, तो कुछ ऐसे का एलिप्स होगा, ठीक है ना। एक वर्टेक्स इसका क्या है माइनस 5,0 एंड अनदर वर्टेक्स इसका क्या है, अनदर वर्टेक्स है प्लस 5,0। ओके, एक फोकस इसका यहां लाई करता है, दूसरा फोकस इसका यहां लाई करता है, ठीक है। और फोकस की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है, फोकस की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है -4,0 एंड +4,0। अब बेटा एक बात याद रखना, हर ऐसे के एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को किसकी आवश्यकता है, a एंड b की आवश्यकता है, x और y की नहीं आवश्यकता, वो तो एनी पॉइंट है ना, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसकी जरूरत है, a एंड b की जरूरत है। अब क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि यहां से लेकर इस एंड तक का जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो कितना है, a, मतलब 5,
ये हम क्या बोल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब जरूरत किसकी है, सिर्फ बी की, ठीक है ना। बी की उन्होंने वैल्यू दी नहीं है, उसकी बजाय उन्होंने हमें सी दे दिया, क्योंकि वो हमें वो फॉर्मूला लगाने को बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो फॉर्मूला लगाओ और फिर बी की वैल्यू निकालो और फिर इक्वेशन निकलेगी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं वो फॉर्मूला, हम क्यों होंगे उनसे कंफ्यूज। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को अभी के लिए मैंने ऐसे ही लिखा और साइड पे जाकर वो फॉर्मूला लगा दिया। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को भेजा इधर, सी स्क्वायर को भेजा इधर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए इज 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर है 16, तो 25 माइनस 16 विल बिकम 9, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3, सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज सो इजी, क्योंकि फॉर्मूला आता था ना, जड़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। ऑलरेडी बता चुका हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 26, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 13। चलो a तो निकला, इसके बाद क्या दे दिया, फिर से फोकाई दे दिया और फोकस से अंदाजा लग गया ये कौन सा एलिप्स है, दिस इज अगेन हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है ना। तो अगर ये फिर दोबारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो मैं यहां पर बोल दूंगा f1, यहां पर बोल दूंगा f2, ये हो जाएगा -5,0, ये हो जाएगा +5,0, ठीक है जी। तो c की वैल्यू तो मालूम पड़ गई 5। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, b, तो c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ही तो होता है a का स्क्वायर, यहां पे भी तो लगाया है ना। c का स्क्वायर में प्लस कर दो b का स्क्वायर, वो होता है a का स्क्वायर, पर अनफॉर्चुनेटली हमें तो b निकालना है ना, a तो हमारे पास में है, तो b का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है जी। तो a की वैल्यू इज 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस c की वैल्यू इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, तो 169 में से 25 गया, दिस विल बिकम 144। तो बेटा b की वैल्यू ओनली क्या आ जाएगी 12। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू 1। गॉट इट, प्रॉपरली समझ में आ गया, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद एलिप्स हो गया फाइनल। चाहे किताब भी ना खोलकर देखना, पेपर में एलिप्स का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ओके, बात ये बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब b की वैल्यू उनको चाहिए 3 और भाई साहब c की वैल्यू उनको चाहिए 4। अब हम उनसे ये बोल रहे हैं बताओ तो सही है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। उन्होंने हमें बोला सेंटर एट ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, बोल दिया, इतना भी नहीं हमें कंफ्यूज कर रहे। अगले कहते हैं सेंटर है ओरिजिन पे, फोकाई किधर है एक्स एक्सिस पे, अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, मतलब ऐसा ही लिख दो इसको, ठीक है ना। अब वो फॉर्मूला तो आपको लगाना आता ही है, ठीक है ना। तो हम ए स्क्वायर अब निकालना चाहते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर यदि निकालना है वो होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 दिस इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, दिस इज 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर एलिप्स। इसी के साथ में एलिप्स हो गया हमारा पक्का।
इंट्रोडक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड सारी की सारी डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस सारे आपके फाइनलाइज हो गए। अगली क्लास में मैं आपको हाइपरबोला सिखाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।